हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट ईयर मिड टर्म एग्जामिनेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस ईयर में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? सो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, जिसमें लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। नेक्स्ट इज विच ट्राइबल ग्रुप लिव्ड सेटल्ड लाइफ। इनमें से कौन सा ट्राइबल ग्रुप सेटल्ड लाइफ जीता था? गॉन्ड्स, संथाल्स, मुंडास, बोथ ए एंड बी। तो गॉन्ड्स और संथाल्स उस टाइम के जो हंटर गैदरर्स थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, उनके कंपैरिजन में काफ़ी सिविलाइज थे और ये सेटल्ड लाइफ जीते थे। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज नोन एज। स्टेट अलग है, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, वो किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगा, सभी को इक्वली ट्रीट करेगा रिलीजन के बेसिस पर, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो इसे हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन विच ईयर। किस ईयर में पहले इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की गई थी? सो ये हुगली रिवर बैंक पर सेटअप की गई थी इन 1651। नेक्स्ट इज मैन मेड रिसोर्स आर। इनमें से कौन से मैन मेड रिसोर्स है? बिल्डिंग, मशीन, रोड्स, ये सभी है, ऑल ऑफ दीज। द मेजर वाटर पॉल्यूटेंट आर। मेजर वाटर पॉल्यूटेंट है सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, अगेन ये सभी है, ऑल ऑफ दीज। और या फिर इसके और में क्वेश्चन है द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर क्या है? फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन। नाउ रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है सिपॉइज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट वॉज हैपनिंग टू कंट्री साइड। विलेजेस में, कंट्री साइड में जो हो रहा था, सिपॉइज उससे रिलेटेड थे, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है मेनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। उनमें से बहुत सारे पीजेंट्स, किसान थे, सिपॉइज, और उनकी फैमिली विलेजेस में रहती थी, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। 1 is true, 2 is true, 1 is true and 2 is right explanation of 1। क्योंकि वो पीजेंट्स थे, फैमिलीज विलेजेस में रहती थी, इसीलिए जो वहाँ पर होता था वो उनसे रिलेटेड था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज लैंड कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं, कैन बी डन बाय अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करके, और सॉइल मैनेजमेंट से, ये भी ट्रू है। और अगेन ये सही एक्सप्लेन भी करता है स्टेटमेंट 1 को। सो दोनों ट्रू एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। नेक्स्ट इज इफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन। अगर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन से, खेती से रिलेटेड है, देन हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू। हॉर्टिकल्चर में हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, सो ऑल ऑफ दीज, ये इन सभी से रिलेटेड है। नाउ गिव आंसर इन 1 सेंटेंस। फर्स्ट इज हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक लिखी थी जेम्स मिल ने। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड। किस ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी? इन 1885। नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बिरसा वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ मुंडाज। ट्रू स्टेटमेंट है, बिरसा मुंडा फैमिली में बॉर्न हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द राइट आंसर। सो रोजा पार्क्स एंड African American woman refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. She was protesting the law on segregation that divided up all public spaces, including the streets, between white and the African Americans. Her refusal was a key event that marked the start of the civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin in the USA. Okay, now first question is Rosa Parks was from. Rosa Parks ये कहाँ से थी? She was an African American woman, but she was from
वो हो सकता है इनिशियली अफ्रीका से हो, फिर सेटल डाउन हो गई हो अमेरिका में, या उनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से हो, सो अफ्रीकन अमेरिकन ही हम डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। विच मूवमेंट स्टार्टेड इन 1955? 1955 में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने सीट देने से मना कर दिया? तो उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हुआ सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट। विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1964? 1964 में पास हुआ सिविल राइट एक्ट। ओके, now question number 14, what was the Monroe system of revenue? मुनरो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू, ये क्या मुनरो राजस्व प्रणाली क्या थी? सो मुनरो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू ये स्टार्ट किया था सर थॉमस मुनरो ने, जिसमें जो पीजेंट्स थे उनको ओनर बना दिया गया था लैंड का। पहले ज़मींदार्स होते थे जो पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया करते थे। सो ज़मींदार्स को, जो इंटरमीडियरीज थे, उनको रिमूव कर दिया गया था बीच से। अभी गवर्नमेंट डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करती थी पीजेंट से। सो रेवेन्यू का रेट फिक्स कर दिया गया था, 50% था ड्राई लैंड के लिए और 60% था वेट लैंड के लिए। सो दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो, एंड इन दिस सिस्टम पीजेंट्स या कल्टिवेटर्स जो थे वर मेड ओनर ऑफ द लैंड, मतलब उनके पास ओनरशिप राइट था। वो अपनी लैंड पर चाहे कल्टीवेशन करे, चाहे वहाँ पर रहे, उसको सेल कर दे, मॉर्गेज कर दे, एज गिफ्ट दे दे उनको, लेकिन एक फिक्स्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना था। एंड टैक्सेस वर, इंटरमीडियरीज वर रिमूव्ड, इंटरमीडियरीज लाइक ज़मींदार्स were removed and taxes were directly collected by the government from the peasants, and rates were 50% for ड्राई लैंड। और ये फिक्स नहीं थे, कहा गया था कि इन फ्यूचर इनको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे इससे पहले फिक्स्ड जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था फॉर ड्राई लैंड एंड 60% फॉर वेट लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द 2 रोल्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कोई भी 2 रोल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तो लॉ मेकिंग है, जितने भी कानून हैं वो, ये फाइनल अथॉरिटी है जहाँ पर कानून बनते हैं देश के लिए। और एक ये जितने भी स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है। सो फर्स्ट इज पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन द country, and second, parliament has the power to alter, increase or decrease the boundaries of states and union territories. Now next is write the classification of resources. रिसोर्सेज को हम अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर ओरिजिन के बेसिस पर करें तो बायोटिक रिसोर्सेज हैं, जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं बायोटिक है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। इसको एनसीईआरटी से देखते हैं आंसर को। सो ये है आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सो मेनली 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, एंड मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब फर्दर आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे वो नॉन रिन्यूएबल है, और जो जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, जिनका हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक है, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन मैन मेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किए हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग खुद में भी रिसोर्सेज हैं।
नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का क्या क्लासिफिकेशन है। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर बारिश भी खूब होती है, टेम्परेचर भी हाई होता है, ये आइडियल कंडीशन है प्लांट ग्रोथ के लिए। सेकेंड इज़ ग्रासलैंड, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, एंड श्रब्स, ये होते हैं ड्राई रीजन्स में, बारिश जहाँ पर कम होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको भी एनसीईआरटी से देखते हैं। ये है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो किसान हैं वो प्रैक्टिस करते हैं इस फार्मिंग को सिर्फ अपनी फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए, जब वो खुद के लिए ही सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं। देन कमर्शियल फार्मिंग में वो फर्दर उसको सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, खुद की नीड को फुलफिल करने के बाद उसको मार्केट में भी बेचते हैं। जो कमर्शियल पर्पज़ से फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग जो सिर्फ खुद के लिए होती है, कम लैंड जिन फार्मर्स के पास हो, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, ये सब्सिस्टेंस का ही पार्ट है। इसमें जो कल्टीवेटर्स हैं एक पीस ऑफ लैंड पर कल्टीवेट करते हैं उसको, देन जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर उसको छोड़कर दूसरे पीस ऑफ लैंड पर चले जाते हैं। तब तक वो जो पीस ऑफ लैंड है अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करता है, उस पर बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं, फिर वापस यहाँ पर आते हैं, इनको बर्न करते हैं। जो इनकी ऐश होती है वो सॉइल में मिलके एक तरीके से मैन्योर का काम करती है, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, और फिर से वो यहाँ पर आकर खेती करने लगते हैं। देन फिर इसको छोड़कर किसी दूसरे पीस ऑफ लैंड पर चले जाएंगे। नोमैडिक हर्डिंग, ये तो हर्ड के लिए है। कमर्शियल फार्मिंग, जो फार्मिंग होती है फॉर सेल इन द मार्केट, इसमें होती है मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो एक तो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, और लाइफ स्टॉक को रियर भी करते हैं, जानवरों को भी पालते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। ये इस कमर्शियल फार्मिंग में बहुत बड़े लेवल पर सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, और ये इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, कैपिटल बहुत की ज़रूरत होती है, और इस प्रोड्यूस को फिर जो फार्मर्स हैं वो खुद ही प्रोसेस करके पास की नियर बाई फैक्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलप होना ज़रूरी है। ओके, ये है टाइप ऑफ फार्मिंग, प्लांटेशंस, देन मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, subsistence farming. Now next is explain how the forest law affected the life of tribal people. किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो फॉरेस्ट लॉ कानून बनाए थे उन्होंने ट्राइबल्स की, आदिवासी लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया। ट्राइबल्स वो लोग थे जो जंगलों में रहते थे, बहुत सालों से इनके एंसेस्टर्स ने उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था। अब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ के अंडर बहुत सारे जंगलों को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसे फॉरेस्ट में ट्राइबल्स जा नहीं सकते थे, वहाँ पर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, ग्रेज नहीं करा सकते थे एनिमल्स को, टिम्बर वहाँ से नहीं ले सकते थे, फूड जो भी उनका एक तरीके से सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था सबसे पहले तो वही चला गया। सेकंड, बहुत सारे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसको उन्होंने लूज़ किया, और जो ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, कुछ लोग जो फिर भी वहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया इन लोगों को, टैक्स इन लोगों को पे करना पड़ा, और कई सारे लोग, ट्राइबल लोग जो जंगल छोड़ के चले गए कहीं दूसरी जगह सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ढूंढने के लिए, उनको बहुत लो वेजेस पर लोगों ने रिक्रूट किया, तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया। तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट किया इन फॉरेस्ट लॉ ने ट्राइबल पीपल को। ट्राइबल कम्युनिटीज़, ट्राइबल पीपल suffered badly when British declared forests as a state property या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। Forests were declared reserved, so tribal people were not allowed to practice shifting cultivation there. Also they were not allowed to collect
timber and fruits, food and wood. So they lost their source of livelihood. And then जो ट्राइबल चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. पहले उनके रूल्स लॉज चला करते थे जंगलों में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में पावर, क्योंकि अब जो रूल्स थे दे वर फॉर्मुलेटेड बाय ब्रिटिशर्स. देन दे हैड टू पे टैक्सेस टू ब्रिटिश. अगर वो वहाँ से टिम्बर कलेक्ट करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो उसके लिए उनको टैक्स देना होगा ब्रिटिशर्स को. देन दे वर इसको पॉइंट्स में आप लिखेंगे. दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय मनी लेंडर्स. एक एग्जांपल भी इसका गिवन है आपको एनसीईआरटी में. एंड ट्रेडर्स, किस तरीके से बहुत कम पैसे देकर वो ट्रेड्स करते थे उनके साथ. मनी लेंडर्स पहले कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उनको दे देते थे, फिर उनसे इंटेंसिव फिजिकल वर्क कराते थे. और जो उनके लोकल प्रोडक्ट्स थे, जैसे कोकून का एक एग्जांपल दिया है, बहुत ही कम रेट पर वहाँ से उनको ख़रीद के जो मिडिल मैन थे वो बहुत अर्न करते थे, जबकि जो लोग वहाँ पर जंगल में रहते थे, जिनको टैक्स भी देना था ब्रिटिशर्स को, वो बहुत कम अर्न कर पाते थे. एंड देन जो ट्राइबल लोग उन जंगल छोड़ के चले गए, द ट्राइबल पीपल हु लेफ्ट देयर होम एंड ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस अवे इन सर्च ऑफ वर्क. ट्राइबल पीपल हु वेंट टू डिस्टेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ वर्क, they suffered many hardships and they were recruited at extremely low wages and were prevented from returning to return their homes. Okay, next इसके और में क्वेश्चन है, explain the reason responsible for the revolt of 1857. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम इसको बोलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या रीजंस थे जो रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के रिवोल्ट के? 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 रीजंस देते हैं. फर्स्ट, पॉलिटिकल कॉजेज़. बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी किंग का नेचुरल एयर नहीं है तो फिर वो जो किंगडम है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्रिटिशर्स को. बहुत सारे किंगडम्स को इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने एनेक्स किया, जैसे कि झांसी में क्योंकि अडॉप्टेड सन था रानी लक्ष्मीबाई का, उसको भी उन्होंने राजा मानने से मना कर दिया था. तो ये रीज़न था. देन इकोनॉमिक कॉजेज़, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बहुत सारे टाइप के सिस्टम्स, रियायतवारी सिस्टम, देन फिक्स्ड सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, मुनरो सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम. तो फार्मर्स का प्रोडक्शन कम हो रहा था, उसकी लैंड को इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी और टैक्सेस वो बढ़ते ही जा रहे थे, तो लोगों में वैसे गुस्सा था. नेक्स्ट है सोशल कॉजेज़, सोशल या फिर कल्चरल. सोशल एंड कल्चरल. इस टाइम पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो लोगों को लगा शायद उनका जो रिलीजन है, कल्चर है, वो खतरे में है. सो इसीलिए भी लोग रिलीजन के बेसिस पर भी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. देन मिलिट्री कॉजेज़. मिलिट्री में जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे और जो इंडियन सिपाहीज थे, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. वेजेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, उनको पर्क्स बहुत ज़्यादा मिलते थे. तो इंडिया के जो सिपाहीज थे वो भी एंगर्ड थे. और लास्ट जो हमारा इमीडिएट कॉज था, जिसके बाद इमीडिएट कॉज 1857 का रिवोल्ट हुआ, वो थी दी इनफील्ड राइफल. सो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें जो कार्ट्रिज थी वो राइफ़ल की, वो ग्रीस पेपर उस पर लगा होता था और उसको दांतों से बाइट करके रीलोड करना पड़ता था. तो ये खबर फैल गई कि जो ग्रीस पेपर है वो एक्चुअली में काउज़ और पिग्स के फैट से बना हुआ है. तो काउज़ को क्योंकि हिंदूज़ मानते थे और पिग के फैट को बाइट करना जो मुस्लिम्स हैं वो ख़राब मानते थे. तो दोनों ही हिंदू और मुस्लिम फिर जो सिपाहीज थे, सोल्जर्स थे, वो अगेंस्ट हो गए. देन मंगल पांडे जो इंडियन सिपाही थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उनको हैंग कर दिया गया और उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ.
ये एक्सप्लेन कर देंगे आप। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी न्यायपालिका, इसका क्या रोल है, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करती है रूल ऑफ लॉ को, प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ, जो लॉ की सुप्रीमेसी है उसको इंश्योर करती है, इंश्योर दैट लॉ इज सुप्रीम, इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, सेटल डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स झगड़े सुलझाती है, डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल, एंड जो अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल के बीच में है या फिर स्टेट्स के बीच में है, देन इंटरप्रेट करती है लॉज को, इंटरप्रेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, द लॉ, एंड ये गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई भी अगर लॉ बनता है जो उसको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, उसका जो बेस है प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी है वो उनको फॉलो नहीं करता, तो वो जो जुडिशरी है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सो इट इज़ वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 4 हो गए, 1 मोर। देन एक नॉर्मल पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट गिव पनिशमेंट टू द गिल्टी, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ पनिशमेंट टू द गिल्टी, जो दोषी होते हैं उनको पनिश करती है। चलिए नेक्स्ट इज प्लॉट द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैप पर प्लॉट करना है एरिया ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन अमेरिका। सो ये वर्ल्ड का मैप है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है साउथ अमेरिका में। आंसर ए। नेक्स्ट इज द कंट्री ऑफ रबर प्लांटेशन इन एशिया। एशिया में रबर प्लांटेशन मेनली थाईलैंड और इंडोनेशिया में होता है। सो अप्रॉक्स ये थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज विच कंट्री टेक 3 क्रॉप्स ऑफ राइस इन अ ईयर। एक साल में 3 क्रॉप्स ऑफ राइस, ये इंडिया में ही तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है। सो इंडिया। ये 3 क्रॉप्स ऑफ राइस, देन रबर प्लांटेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।